गरीब बहू के ससुराल में आए नए साल पर नया सामान। यहाँ तो बैठने के लिए एक ढंग की कुर्सी भी नहीं है। इस कड़कड़ाती ठंड में क्या तुम मुझे इस चटाई पर बिठाओगी? घर की हालत तो देखो, इतनी ठंड है, ना ओढ़ने के लिए रजाई कंबल और ना ही कोई हीटर। इससे कंजूस लोग तो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे। क्या पल्लवी और अंजलि की बातें सही थी? सच में क्या ये गरीब परिवार इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी बिना सुख सुविधा के इसलिए रह रहा था क्योंकि ये कंजूस थे? ये इसके पीछे कोई और कारण था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है। कितनी बार कहा है इन्हें कि एक गैस वाला चूल्हा ले आइए। कब तक इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाऊंगी, वो भी इस कड़कड़ाती ठंड में। सभी लोग घर में आराम से बैठकर गैस पर खाना बना रहे हैं और मैं हूँ यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर कांपते हुए खाना बना रही हूँ। अरे बाप रे बाप, ये जमीन है या बर्फ की सिल्ली? ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि अब ये मिट्टी की जमीन भी बर्फ की सिल्ली से कम नहीं लग रही। ना पहनने को गर्म कपड़े हैं, ना तो ओढ़ने के लिए एक रजाई। आजकल तो गांव में भी सभी के घरों में बेड है, लेकिन शहर में रहकर भी हमें इस चटाई पर ही साल भर अपना गुजारा करना पड़ता है। गरीबी लाचारी के चलते ठंड में भी इस गरीब परिवार को बिना सुख सुविधाओं के इस तरह ठंड में ठिठुरते हुए अपने दिन गुजारने पड़ते हैं। माँ, ये कैसी रजाई है? एक तो इतनी पतली है, ऊपर से जगह जगह से भरी हुई है। हर जगह से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही हैं। कुछ हफ्तों में नया साल आ रहा है, तो क्यों ना हम नए साल पर अपने घर के लिए कुछ नई और जरूरतमंद की चीज ले आएं, जैसे बेड, भाभी के लिए गैस वाला चूल्हा, हाथ पैर तापने के लिए हीटर। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम नए साल पर ऐसा कुछ नया सामान ला सके। जो है उसी के साथ ही हमें अपना गुजारा करना होगा। नए साल को अब सिर्फ कुछ समय रह गया था। नए साल आने की खुशी में कई सारे लोग अपने अपने घरों में नया नया सामान लेकर आ रहे थे, घर की सजावट कर रहे थे और इस ठंड के मौसम को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वहीं इस गरीब परिवार के पास ठंड में ठिठुरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आजू, आजू, आजू। कल तो बस इसे हल्का हल्का बुखार था, लेकिन आज तो इसे सर्दी भी हो गई है। आखिरकार कब तक ये सब यूं ही चलता रहेगा? मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग थोड़े थोड़े पैसों की बचत करें। अगर दिन भर का खर्चा हमारा 100 रुपए का होता है तो हम उसे 50 कर देते हैं। अब थोड़ी बचत और कंजूसी हमें ठंड से बचा सकेगी। कम से कम इस नए साल पर हम अपने घर में नया सामान तो लाएंगे। भाभी कह तो ठीक ही रही हैं। वैसे भी हम कौन सा पेट भरकर रोज खाना खाते हैं? जहाँ 2 रोटी खाते हैं वहीं 1 रोटी खा लेंगे। नए साल पर नया जरूरत का सामान लाने के लिए अब यह पूरा परिवार, गरीब परिवार, कंजूसी करना शुरू कर देता है। कोमल दूध वाले से दूध लेना बंद कर देती है। वहीं अब साक्षी घर में सबके हिस्से के सिर्फ 1 रोटी ही बनाती है। सुबह नाश्ते में भी 1 रोटी दी थी और अब रात के खाने में भी 1 रोटी। पहले तो हम लोग 2 रोटी खाया करते थे ना। लेकिन अब से हम सब सिर्फ 1 रोटी ही खाएंगे। इससे हम थोड़े पैसे बचा सकेंगे और नए साल पर जरूरत का सामान लेकर आएंगे। मुझे ये गुलाबी वाला ही स्वेटर चाहिए। मेरे पास एक भी अच्छा स्वेटर नहीं है। कम से कम ये एक स्वेटर तो दिला दो ना। मैं आपसे आजकल जो कुछ भी मांगती हूँ, आप मुझे कुछ भी नहीं दिलाती। उस दिन मूंगफली वाला आया था, आपने मुझे मूंगफली भी नहीं दिलाई। नैना बेटा, इन छोटी छोटी बचत और कंजूसी से ही हम लोग नए साल पर अपनी जरूरत का सामान ला सकेंगे। तू नहीं चाहती कि नए साल पर हमारे पास ओढ़ने के लिए नई रजाई, हीटर, गैस हो? अपने दिल को मारते हुए कोमल अपनी बेटी को समझाकर वापस उसे घर ले आती है। बात तो सुनने में आया है कि बर्फबारी भी हो सकती है। वैसे ही इतनी ठंड है, अगर बर्फबारी हो गई तो हमारा क्या होगा? उस समय तो बिना हीटर ही हमारा गुजारा ही नहीं चल सकता। माँ, भगवान से प्रार्थना करो कि बर्फबारी ना हो, वरना हमारी ये कंजूसी हमारे कुछ काम नहीं आएगी। बस कुछ दिनों की और बात है, फिर देखना हमारे पास भी सब कुछ होगा। पूरा परिवार काफी दिनों तक कंजूसी और पैसों की बचत करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन सब के पास ठीक से 1000 रुपए तक नहीं जुट पाते। हम लोग इतने दिनों तक कंजूसी करते रहे ये सोचकर कि इस साल हम नया नया सामान लाएंगे, लेकिन यहाँ तो ठीक से 1000 रुपए भी नहीं जुड़ पाए। इससे तो हम नई रजाई तक नहीं ला सकते। इस नए साल पर भी हमारे घर में कोई नया सामान नहीं आएगा और हर साल की तरह इस साल की ठंडी हमें यूं ही ठिठुर कर गुजारनी होगी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब नए साल को सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ता ही रह गया। कोमल अपनी नंद साक्षी के साथ आंगन में कपड़े धो रही होती है कि तभी वहां उनकी दोनों पड़ोसन पल्लवी और अंजलि आती है। ये क्या कोमल, साक्षी,
इतनी ठंड में तुम लोग ठंडे पानी से कपड़े धो रहे हो? हमारे घर में तो गीजर लगा हुआ है, हम तो बर्तन धोने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। तुम लोगों को देख देख कर तो मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई। गरीबी लाचारी सबको सिखा देती है। आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? चलिए अंदर चलिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। साक्षी चूल्हे पर चाय बना रही होती है, वहीं कोमल अंजलि और पल्लवी को अपने घर के अंदर ले जाती है। पल्लवी और अंजलि जैसे ही घर में जाती हैं, ओह, इनके घर में तो हीटर भी नहीं है, मेरी तो कुल्फी जम रही है इनके घर में। तुम हीटर की बात कर रही हो? मुझे तो यहाँ बैठने की भी कोई जगह नहीं मिल रही है। वो देखो, उस कुर्सी का तो एक पैर टूटा हुआ है। अब क्या हम इस ठंडी जमीन पर बैठेंगे? साक्षी कोमल जैसे ही चाय लेकर आती हैं तो अंजलि और पल्लवी उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देती हैं। हमें क्या यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? तुम्हारे घर में तो बैठने के लिए भी एक कुर्सी नहीं है। अब क्या तुम हमें इस ठंड में जमीन पर बिठाओगी? नहीं, मैं अभी आप लोगों के लिए चटाई बिछा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसकी। जब हैसियत होती नहीं है मेहमानों को बुलाने की तो बुलाती क्यों हो? उस दिन देखा था तुमने कि ये कैसे अपनी बेटी को 100 रुपए का स्वेटर दिला नहीं पा रही थी। ऐसे लोग सिर्फ गरीब दिखने का नाटक करते हैं, लेकिन होते नहीं है। इन्हें तो बस पैसा दबाकर अपने साथ ले जाने का शौक होता है। चीप लोग कहेंगे। अंजलि और पल्लवी दोनों मिलकर साक्षी और कोमल की काफी बेइज्जती करती हैं, लेकिन अब दोनों नंद भाभी बेचारी कर ही क्या सकती थी उस बेइज्जती को सहने के अलावा। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है और अब नए साल में सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी रह गए थे। सुनील हर रोज की तरह सारा काम खत्म करके काम से निकल रहा होता है कि तभी, सुनील, मुझे बैंक से कुछ पैसे निकालने के लिए जाना था। बहुत रात हो गई है, इसलिए मेरे साथ चलो। सुनील अपने जेठ बलजीत के साथ एटीएम जाता है। बलजीत एटीएम से पैसे निकालकर सुनील के साथ अब वापस जा रहा होता है कि तभी 2 चोर आते हैं और बलजीत के हाथ से उसका पैसा भरा बैग छीनने लगते हैं। ए, छोड़ दे इस बैग को, वरना ये चाकू तेरे अंदर घुसा दूंगा, समझा? अरे मैं इस बैग को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। अरे कोई तो मदद करो मेरी। सुनील पास में ही पड़े पत्थरों को लेकर उन दोनों चोर को मारने लगता है, जिसके चलते एक चोर के सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। सेठ जी, आप ठीक तो है ना? आप मेरे साथ घर चलिए, पास में ही मेरा घर है। सुनील बलजीत को अपने घर ले आता है। बलजीत जैसे ही सुनील का घर और उसके परिवार की स्थिति को देखता है, तुम्हारे घर की स्थिति तो बहुत खराब है। इतनी ठंड में भी तुम्हारे घर में ना हीटर है और ना ही रजाई। तुम्हारी पत्नी भी बाहर ठंड में चूल्हे पर खाना बना रही है। यही हमारी जिंदगी है, इसी तरह की हम जिंदगी गुजारा करते हैं। ऐसी स्थिति देख बलजीत को काफी बुरा लगता है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज नए साल का दिन होता है। जहां सभी के घरों में नए साल पर खुशियां छाई थीं, तो वो गरीब परिवार ठंड में टूटे हुए घर में बैठा था। तभी वहां बलजीत आता है। रजाई, गरम कपड़े, गैस, चूल्हा, हीटर और कई सारा खाने पीने का सामान भी लेकर आता है। अरे आप यहाँ, वो भी इतने सारे सामान के साथ? तुमने मेरी मदद की थी, ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं। अगर तुम ना होते तो वो लुटेरे मुझे मार भी सकते थे और तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूं। और वैसे भी आज तो नए साल का दिन है। नए साल के दिन अगर घर में नया सामान नहीं आएगा तो कब आएगा? इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ लो। नए साल के दिन अपने घर में इतना सारा नया सामान आता देख पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश होता है। ये सारे नए स्वेटर मेरे हैं ना? देखिए ना कितने सुंदर सुंदर है और काफी गर्म भी हैं। ये रजाई भी कितनी बड़ी है, इस एक रजाई में ही हम लोग आराम से सो सकते हैं। लेकिन सेठ जी ने तो हमें 5-6 रजाई दे दी। इस हीटर के सामने से तो मेरा उठने का मन भी नहीं कर रहा है। और अब तो मैं आराम से घर के अंदर बैठकर इस गैस वाले चूल्हे पर खाना बना सकती हूँ। नए साल पर आए अपने नए सामान के चलते पूरा परिवार काफी खुश था। वहीं बलजीत अब सुनील के पैसे भी बढ़ा देता है, जिसके चलते अब धीरे धीरे उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं और अब उनके घर में हर जरूरत का सामान होता है। जब से ये मेरी ननंद अपने मायके आई है ना, तब से तो हर रोज इसके नखरे ही बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज नई फरमाइश कर रही है, ऊपर से कमियां भी निकालने को कह दो। ये माँ जी भी ना कभी अपनी बहू को समझती ही नहीं है, हमेशा ही अपनी बेटी को ही लाड लड़ा रही है, जबकि वो है नहीं इस लायक। रोशनी घर की बहू होकर अपनी ही नंद को इतना सुना क्यों रही थी? ऐसा भी क्या कर दिया था रोशनी की नंद ने जो उसकी भाभी उसे फूटी आग नहीं पसंद कर रही थी? नंद भाभी की कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। सुमन अपनी बहू रोशनी और बेटे अनुज के साथ एक छोटे से घर में रहती है। बहू, ठंड शुरू हो रही है, दिन भी छोटे होने लगेंगे अब तो। हाँ माँ जी, ठंड तो बढ़ ही रही है।
हाँ, तभी तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए निधि को यहाँ बुला लूं। वो भी घूम जाएगी और कई दिनों से मुझे उसकी याद भी आ रही है, मिलना भी हो जाएगा। माँ जी, अब आपको ननद जी की इतनी याद आ ही रही है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, बुला लीजिए। अपनी बहू से बात करने के बाद सुमन अपनी बेटी निधि को फोन करती है। अरे निधि बेटा, कैसी है? माँ मैं ठीक हूँ, बताइए फोन क्यों किया है, कुछ काम है क्या? बेटा, मुझे तो तेरी याद आ रही थी तो इसीलिए मैंने तुझे फोन कर लिया। वैसे कितने दिन हो गए ना, माँ बेटी मिले भी नहीं है। याद है माँ, पर टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन टाइम तो निकालना पड़ता है ना। खैर, अब तो बिट्टू की भी छुट्टियाँ पड़ गई होंगी तो तू बिट्टू को लेकर यहाँ आ जा। माँ कितनी बार कहा है आपसे, उसका नाम बिट्टू नहीं है, यश है। और हाँ, जब छुट्टियाँ पड़ेंगी तो मैं आ जाऊंगी कुछ दिन घूमने के लिए। ठीक है, तू जल्दी आ जा, मुझे ना तेरी बहुत याद आ रही है कई दिनों से। कुछ दिनों बाद निधि अपने पति बेटे के साथ अपने मायके आ जाती है। तू आ गई? मुझे तो लगा तू अपनी माँ को भूल ही गई है। तुझे पता है मैं तुझे कितना याद करती हूँ। माँ आपकी क्या प्रॉब्लम है? कल तक मुझे बुला रही थी और जब मैं आ गई हूँ तो ऐसे कह रही है जैसे पता नहीं क्या। अरे तू तो बात बात पर गुस्सा कर जाती है। अरे मैं तो तुझे लाड लड़ा रही हूँ। अच्छा हुआ तू दामाजी और बिट्टू को साथ ही लेकर आ गई। माँ बिट्टू नहीं, यश। अच्छा ठीक है, यश। अच्छा चलो तुम दोनों बैठो, मैं बहू को बोलती हूँ कुछ खाने को बनाने के लिए। तभी रोशनी वहाँ आलू के पकौड़े लेकर आती है। माँ जी, मैंने पहले ही खाने की पूरी तैयारी कर दी है। ननद जी आ रही थी इसलिए मैंने उनके लिए खास आलू के पकौड़े बनाए हैं और रात के खाने के लिए आज मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। माँ मुझे यही आदत बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे आपको थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। आपकी बेटी कहाँ से आ रही है, कितने बड़े घर से आ रही है। आलू के पकौड़े कोई खाने की भी चीज होती है क्या? लेकिन इसमें बुराई ही क्या है? अरे आलू के पकौड़े कितने अच्छे होते हैं, मेहमान आते हैं घर पर तो उनको खिलाने चाहिए ना। और आलू के पराठे भी तुम्हें ही तो बहुत पसंद है ना। मुझे पसंद थे लेकिन अब नहीं, मेरी पसंद बदल चुकी है। माँ भाभी को कहकर कुछ और बनवा दीजिए। निधि अपने मायके आते ही नखरे दिखाना शुरू कर देती है। ओहो, यहाँ आकर तो मैं पछता ही रही हूँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगली सुबह निधि नहाने के लिए जाती है तो बाथरूम में ठंडा पानी देखकर गुस्सा करती है। माँ यहाँ गीजर भी नहीं है। आपने मुझे बुला तो लिया लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी चीजें भी नहीं है। क्या हुआ ननद जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? भाभी मैं गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? अरे गीजर नहीं है, अब बिना गीजर के मैं नहाऊंगी कैसे? मैं अभी चूल्हे पर पानी गर्म कर देती हूँ। इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों करना? ये इतनी सी बात है? अरे हाँ भाभी, आप गरीब हो ना, आपके लिए ये इतनी सी बात होगी। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मेरे लिए ये इतनी सी बात नहीं है। बिना गीजर के मैं नहीं नहा सकती हूँ। निधि तुम सच में बेफालतू का गुस्सा कर रही हो। अरे तुम नहीं समझोगी अपने घर की परेशानी तो कौन समझेगा। और वैसे भी भाभी तुम्हारे लिए चूल्हे पर पानी गर्म तो कर रही हैं। ठीक है, भाभी जल्दी से पानी गर्म कर दो। और मोहित, आपको ना ज्यादा मेरे मायके वालों की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। गलती इनकी है, बिना सोचे समझे बुला लिया। अपनी नंद के नखरे देखकर रोशनी को काफी बुरा लगता है। हद है, इतने नखरे किस बात के लिए? यहाँ रहकर गई है ननद जी, उनका मायका है, ये सब कुछ जानते हुए भी अपने ही मायके वालों को नीचा क्यों दिखाना? निधि अपने आगे किसी की भी नहीं सुन रही थी। 2 दिन बाद निधि को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। माँ यहाँ कितनी ज्यादा ठंड है, हीटर तक नहीं है। बेटा तू तो जानती ही है हम किन हालातों में रह रहे हैं। ऐसे में हमारे सर पर छत है, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। माँ गरीबी की भी एक सीमा होती है और आप उस सीमा के भी नीचे हैं। सच में मेरा तो यहाँ आकर दिमाग इतना खराब हो गया ना, बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ क्यों आई। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी थोड़ी आग जला देती हूँ, तुम हाथ सेक लेना, उसे थोड़ी गर्माहट मिलेगी। ओ प्लीज भाभी, आपको पता भी है आग सेकूंगी तो उससे मेरे हाथ कितने ड्राई हो जाएंगे। मैं इतना महंगा महंगा लोशन लगाती हूँ, इसीलिए रहने दो। निधि अपने मायके वालों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। रात के समय जब सब लोग सो रहे थे कि तभी निधि कंबल फेंक देती है। छी, ये कंबल है, इसमें से कितनी ज्यादा स्मेल आ रही है। और आप लोग इस कंबल के साथ कैसे सो लेते हैं? हम तो इसी कंबल में अब तक सोते आए हैं, हमें कोई भी स्मेल नहीं आई। ठीक तो है निधि, ये कंबल तुम्हें कहाँ से स्मेल आ रही है? सच में तुम कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हो। मुझे पता है मोहित, तुम्हें भी दिक्कत हो रही है, लेकिन तुम्हारा ससुराल है इसलिए तुम बोलना नहीं चाहते। लेकिन मैं तो बोलूंगी ना, मेरे मायके वालों को तो देखना चाहिए था ना कि बेटी को बुला रहे हैं तो कम से कम व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बेटा हमें माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तुझे हमारे छोटे से घर में इतनी ज्यादा दिक्कत होगी।
वरना मैं तुझे बुलाती ही नहीं। पर कल कुछ हो पाएगा तो मैं जरूर तेरे लिए कर दूंगी। निधि सबको सुनाकर आराम से सो जाती है। अगली सुबह निधि अपनी भाभी से कहती है, भाभी आज ना मेरा सूप पीने का मन है, और हाँ आप सूप के साथ साथ मलाई कोफ्ता, मटर पुलाव और नान भी बना देना। इतना सारा खाना, हमारे घर में तो इतने लोग भी नहीं है जो इतना सारा खाना बने। भाभी आप कब गरीबों की रेखा के ऊपर आओगी? अरे लोग नहीं है तो क्या हुआ, जितने लोग हैं उनके लिए तो अच्छा खाना बना ही सकती हो ना आप। और मेरा ये सब खाने का मन है, इसलिए मैं ये खाऊंगी। निधि फरमाइश करके चली जाती है। माँ जी को भी समझना चाहिए, सच में अब बहुत हो रहा है ननंद के नखरे। अमीर ससुराल से आई है तो क्या इतने नखरे करेगी। रोशनी सारा खाना बनाती है कि तभी निधि आती है। भाभी मेरा खाने का मन नहीं है, मैंने बाहर से खा लिया है। फिर इतने सारे खाने का क्या होगा? भाभी आप देख लो ना, कुछ भी कर लो। निधि ये क्या है? अरे जब तुम्हें बाहर से ही खाना खाना था तो घर पर इतना कुछ क्यों बनवाया? भाभी ने भी कितनी मेहनत की है। मोहित जी आप क्यों इन लोगों के बारे में सोच रहे हो? आप 4 दिन के लिए अपने ससुराल आए हैं तो बस आप एंजॉय करिए, ये सब हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भी मत सोचिए इतना। निधि अपने मायके के बारे में जरा भी नहीं सोच रही थी। कुछ दिनों बाद निधि के बेटे को बुखार हो जाता है। मम्मी जी यश को बहुत ज्यादा बुखार है, निधि यश को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। नहीं मोहित मैं बहुत थक गई हूँ, आप भाभी या फिर माँ के साथ चले जाओ ना। मोहित जी आप परेशान मत होइए, मैं चलती हूँ डॉक्टर के पास। रोशनी ही यश का पूरा ख्याल रख रही थी, जो कि मोहित भी देख रहा था। भाभी अब यश की तबीयत कैसी है? पापा मम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, पता है मेरा खाना खाने का मन नहीं था तो उन्होंने अच्छा अच्छा खाना बनाकर भी खिलाया, अब मैं ठीक हो गया हूँ। इतना भी कुछ खास नहीं किया है जो आप सब इतनी तारीफें कर रही हो। बस निधि अब बहुत हो गया, तुम्हें अपने मायके की कदर नहीं है, जिसने इतना कुछ किया है, लेकिन मुझे है। अरे नहीं निधि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम तो अपने घमंड में भूल गई थी कि हमारा बेटा भी यहाँ आया है। बस अपनी माँ और भाभी को नखरे दिखा रही थी। अपने पति के इतना सुनाने के बाद निधि को भी अपनी गलती का एहसास होता है। आप सही कह रहे हो, माँ भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने अपने घमंड में आप लोगों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। निधि तुम प्यार से रिश्ता रखोगी जिंदगी भर चलेगा, पर घमंड से हमेशा रिश्ता गिरता है। निधि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो फिर कभी अपने मायके वालों को अमीरी के नखरे नहीं दिखाती। वेल प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसी ही नखरे करने वाली नंद है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।